वेलकम गाइस। अब तक हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट के 8 कंसेप्ट पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हमारा जो बचा कुचा कंसेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आप एक केस लड़ रहे हैं कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट में केस लड़ने से हमारा दो ही चीज हो सकता है, या तो हम जीत जाएंगे या फिर हम हार जाएंगे। देखिए आपको एक सिचुएशन दी गई है जिसमें आप कोर्ट केस लड़ रहे हो। अगर आप जीत जाते हो तो आप 5 लाख रुपीज जीतोगे, आपको कंपनसेशन मिलेगा। और वहीं अगर आप हार जाते हो तो आपको यही 5 लाख रुपीज कंपनसेशन के रूप में देना पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब क्या हुआ, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हम जीतने ही वाले हैं या फिर हारने वाले। कोर्ट केस है, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जज, है ना। तो ऐसे मौके पे जब हमें पता हो कि हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है और हमारा प्रॉफिट हो भी सकता है और लॉस हो भी सकता है, तो ऐसे में जब हम ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट होने वाला है तो हमें वो प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना होता। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर हमें ये बताया जाता है कि अगर हमारा कोई एंटिसिपेटेड लॉस है, मतलब हमें लग रहा है कि हमें लॉस हो जाएगा, कंफर्म नहीं, बस ऐसा एस्टिमेट किया हमने कि हमें लॉस हो जाएगा, तो वो एंटिसिपेटेड लॉस हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना होता है। और ये हमें कौन बताता है, ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बताता है। ऐसा क्यों, ये भी समझिए। देखिए मान लीजिए कि हमें लग रहा है कि प्रॉफिट होगा, हम ये कोर्ट केस जीत जाएंगे, और बाय चांस हार गए तो हमारा प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ज्यादा ही नहीं शो हो जाएगा। ऑब्वियसली शो होगा क्योंकि हमने पहले एंटिसिपेट कर लिया था और वो प्रॉफिट हमारा नहीं हुआ। वहीं अगर मान लीजिए हमने पहले से ही कहीं पे प्रोविजन बना के रख दिया, कोई भी लॉस से बचने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, मतलब कुछ पैसा अलग करके रख देते हैं, उसे प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है, जब हमें पता नहीं होता कि कुछ घटने वाला है, लेकिन हमें लगता है कि फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो हम उस लॉस को इससे मेकअप कर लेंगे, तो उसे प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने लॉस से बचने के लिए जो कि अनसर्टेन है, ठीक है, उससे बचने के लिए हम कुछ पैसा साइड कर रहे हैं, तो उसे हम प्रोविजन कहते हैं। तो उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। क्यों, ताकि हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, कौन कौन इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, हमारे बैंकर्स, मैनेजर्स, ओनर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज है, और भी हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें देखते हैं, जज करते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग अगर देखेंगे कि हाँ ये एंटिसिपेट लॉस है, मतलब कुछ लॉस होगा फ्यूचर में, तो वो लोग को थोड़ा रहता है कि हाँ चलो लॉस होने वाला है, हमें पहले से पता था तो हम इसके लिए ऑलरेडी पैसा अलग कर चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा बर्डन नहीं आता हमारे ऊपर। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमें सेफ रखने के लिए होता है। अब इसको एक बार डेफिनेशन देखिए, आपको तब क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के तहत ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस है उन्हें हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। मतलब क्या हुआ इसका, सेम चीज, हमें अगर लगता है कि हमारा फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसे रिकॉर्ड करना है, सिंपल सा बात। और हमें अगर लगता है कि हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, अभी तो नहीं हुआ, होगा, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। समझ आई बात। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि अगर एंटिसिपेटेड लॉस है कोई, हमें पहले लग रहा है कि होने वाला है, तो उसे रिकॉर्ड करना है, और अगर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है कोई तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। समझ आई बात। अब अगले कंसेप्ट में चलते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी 20 लाख की। ठीक है, मशीन कितने की है, ₹20 लाख की। ठीक है, तो हमें अपने अकाउंट में 20 लाख ही लिखना होगा, है ना। ऑब्वियस सा बात है, मशीनरी 20 लाख के तो 20 लाख लिखेंगे। बट अगर 2 साल बाद आपके मशीनरी की वैल्यू 20 लाख से बढ़कर 60 लाख हो जाती है, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू 60 लाख है, मतलब मार्केट में उसकी ये प्राइस है, आपके वाले मशीनरी की 60 लाख है। ठीक है, तब आप क्या उसे 60 लाख अपने बुक में रिकॉर्ड करोगे या 20 लाख रिकॉर्ड करोगे।
हमें तब 60 लाख नहीं रिकॉर्ड करना, मार्केट वैल्यू से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा मशीनरी का प्राइस है वही वाला रिकॉर्ड होगा, इनफैक्ट घटेगा। क्यों घटेगा? आपको बताया गया था कि कोई भी हमारा जो फिक्स्ड एसेट होता है वो टाइम के साथ यूज करने के मतलब रेगुलर यूज करने की वजह से वेयर एंड टेयर होता है, जिसकी वजह से हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घटती है। उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हमारे बिजनेस में जो हमारा फिक्स्ड एसेट है, जिसमें जिस प्राइस में हमने वो लिया था, खरीदा था, अक्वायर किया था, हमें उसी प्राइस में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ना कि किसी मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करना है। और दिन पर दिन मतलब सालों साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहना है, ताकि हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके। समझ आई बात? एक बार पढ़ लेते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, an asset is ordinarily recorded in the books of account at the price at which it was acquired। मतलब हमारा जो फिक्स्ड एसेट है, हमें कौन से वैल्यू में उसे रिकॉर्ड करना है? उसी वैल्यू में जिस वैल्यू में हमने उसे खरीदा था, अक्वायर किया था। समझ आई बात? हमारा सेकंड कंसेप्ट क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें किस में मदद करता है? मतलब जो हमारा मशीनरी मतलब फिक्स्ड एसेट है ना, उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में ये हमारा हेल्प करता है। समझ आई बात? कॉस्ट कंसेप्ट क्या था? जिसमें हम अपने फिक्स्ड एसेट को अपने उसके ओरिजिनल प्राइस मतलब जिस प्राइस में हमने उसे अक्वायर किया था उसी प्राइस में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसे मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। हमारा थर्ड कंसेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देखिए डुअल का मतलब क्या होता है? दो। तो इस कंसेप्ट के तहत हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना, वो दो साइड इफेक्ट करेगा। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का दो पहलू होगा। एक होगा डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट। अभी आप इतना ही समझिए कि डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साइन है। साइन क्या होता है? जैसे प्लस एक साइन है, माइनस एक साइन है, मल्टीप्लिकेशन एक साइन है, मतलब इनटू एक साइन है, और ये डिवीजन का साइन है ना, डिवाइड का साइन। तो ये जैसे साइन है ना, वैसे हमारा डेबिट और क्रेडिट एक साइन है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, इसे हम एक इक्वेशन के तहत समझते हैं। ये जो हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है ना, ये हमें बताता है कि हर एक ट्रांजैक्शन हमारा दो जगह इफेक्ट करेगा, एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट, और इक्वल अमाउंट होगा दोनों जगह। मतलब अगर यहाँ पर 20,000 हो रहा है तो यहाँ पर भी मतलब क्रेडिट में भी 20,000 ही होगा। अगर इसमें 10,000 लेस हो रहा है तो क्रेडिट में भी 10,000 लेस ही होगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक इक्वेशन दी गई है। वो इक्वेशन ऐसे है, देखिए, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमें इक्वेशन दी गई है। यहाँ पर ये जो हमारा साइड है वो डेबिट साइड है, ये जो हमारा साइड है वो क्रेडिट साइड है। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, अभी देखिए एसेट, मान लीजिए कि जो हमारा मालिक होता है ना, मालिक पता है ना आप लोग को, ओनर। हाँ, ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मालिक ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई। कितना कैपिटल? मान लीजिए 20 लाख। ठीक है, कैपिटल लगाने का मतलब उसने अपने बिजनेस में कैश लगाया। तो कैश क्या हो गया? बिजनेस में एसेट हो गया। ठीक है, तो कैश बढ़ गया 20 लाख से। देखिए यहाँ पर कोई लायबिलिटी बनी नहीं बनी, लेकिन कैपिटल बना कितना का? 20 लाख का। तो देखिए एसेट भी बढ़ा और यहाँ पर लायबिलिटीज भी मतलब कैपिटल भी बढ़ा। तो ये कंसेप्ट हमें बताता है कि जितने अमाउंट से डेबिट साइड बढ़ेगा उतने ही अमाउंट से क्रेडिट साइड भी बढ़ेगा। इसको और एक तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एसेट खरीदी, मतलब मशीनरी खरीदा। ठीक है, मशीनरी खरीदा 5 लाख का, बट उधार में खरीदा, मतलब क्रेडिट में खरीदा। तो देखिए मशीनरी खरीदा उधार में, तो हमारा एसेट आ गया 5 लाख का हमारे पास, बट क्या हमने पैसा दिया? नहीं दिया, हम उधार में खरीद रहे। तो उधार में खरीदने की वजह से हमारा बोझा बढ़ रहा है। बोझा का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज। बोझा बढ़ रहा है तो ये ऐड हो जाएगा 5 लाख। क्या कोई कैपिटल बनी? नहीं बनी, तो यहाँ पर 0 लिख लेना है।
समझ आया? यहाँ पर देखिए हमें क्या समझ आया कि जितने अमाउंट से हमारा डेबिट बढ़ रहा है उतने ही अमाउंट से हमारा क्रेडिट भी बढ़ रहा है। ठीक है, समझ आई बात? अब इसे एक बार हम डेफिनेशन के तौर पे पढ़ लेते हैं। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट में तो इफेक्ट होगा ही। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अगर एक अकाउंट डेबिट होगा, अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, दूसरा अकाउंट को क्रेडिट होना ही पड़ेगा और सेम अमाउंट से। समझ आई बात? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि हमारा हर एक ट्रांजैक्शन 2 जगह इफेक्ट करेगा, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, जो कि हम इस इक्वेशन से समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है पहले समझिए। मान लीजिए कि अगर आपने रेंट रिसीव किया है 15 मंथ के लिए, ठीक है, 15 मंथ के लिए आपने 1500 टोटल रेंट रिसीव किया। ठीक है, तो आप कहोगे 1500 आपका क्या है, हमारा इनकम है, आप तो यही कहोगे। ठीक है, लेकिन इस साल का इनकम कितना, तो आप कहोगे कि 15 मंथ तो एक साल में होते नहीं है, 12 मंथ होते हैं, तो इस साल का इनकम जो है हमारा वो है 1200। तो ये बाकी का 300 कहाँ गया? तो हमें इसे अपने अकाउंट में शो तो करना है, बट हमें इस साल का ये प्रॉफिट नहीं है, ये शो कर देना है। तो इसीलिए जो हमारा एक्स्ट्रा 300 है जो कि आने वाले साल के लिए है, ये हमारा एडवांस रिसीव्ड है। तो जो भी अभी देखिए ये जो हमने एडवांस रिसीव किया ये हमारे लिए तो एक बोझा हो गया ना। बोझा कैसे? अभी हमने पैसा रिसीव कर लिया और इसके बदले में हमें 3 महीना सर्विस प्रोवाइड करना होगा, है ना। रेंट रिसीव किया तो सर्विस देंगे हम, तो रेंट रिसीव किया जो एक्स्ट्रा हमने 300 3 मंथ के लिए, ये हमारा लायबिलिटी के हेडिंग में शो करना है, लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज के हेडिंग में हमें शो करना है, ना कि पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट में लेस होके आएगा। ठीक है, ये बाद में आपको समझाया जाएगा। कुछ बेसिक टर्म्स है जैसे कि ये स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस प्रॉफिट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, अक्रूड इनकम, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। बट अभी आप इतना समझिए कि मैचिंग कंसेप्ट हमें बताता है कि इस साल का जितना भी खर्चा है वो इस साल के रेवेन्यू से ही कंसिडर किया जाएगा। अगले साल पिछले साल से हमें कोई मतलब नहीं, इस साल का है उसे रख लो, बाकी का लायबिलिटी एसेट साइड शो कर दो। समझ आई बात? फिर से समझिए, हमें रेंट रिसीव हुआ था 15 मंथ का, ठीक है, उसमें 15 मंथ का कितना 1500। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि 1500 मतलब पर मंथ का कितना 100। तो 100 हमें पर मंथ का रिसीव हो रहा है, तो 12 मंथ का कितना होता है 1200। तो हमें पता है एक साल में 12 मंथ होता है, तो इस साल का हमारा इनकम कितना 1200 ना कि 1500। तो जो हमने एक्स्ट्रा 300 रिसीव किया है वो हमारा इनकम तो है, बट हमारा बोझा क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। इसीलिए ये जो 300 है हमें इसे कहाँ शो करना है, लायबिलिटी में शो करना है। अब इसे एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड के काउंटिंग पीरियड बताया गया था ना, हमारा 12 मंथ का जनरली होता है, उसमें हमें सारा काम करना होता है, आर मैच्ड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यू, मतलब एक ही साल का एक्सपेंसेस किसके साथ मैच किए जाएंगे, उसी साल के रेवेन्यू के साथ, रेदर देन कैश रिसीव्ड और पेड। भले ही हमने ज्यादा कैश रिसीव कर लिया हो, भले ही हमने ज्यादा कैश पे कर दिया हो, बट इस साल के एक्सपेंसेस को हमें इस साल के रेवेन्यू के साथ ही मैचअप करना होगा। समझ आई बात? नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ब्रैकेट में रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब ये देखिए ये कंसेप्ट हमें क्या समझाता है। मान लीजिए कि आपका एक कस्टमर आज के दिन पे आपसे 50,000 का सामान खरीद कर ले गया उधार में, और उसने कहा कि वो 7 दिन बाद आकर ये 50,000 का जो ड्यू है वो क्लियर कर देगा। समझ आई बात? क्या कहा मैंने? आपका एक कस्टमर आपसे 50,000 का सामान उधार में लेकर गया और उसने वादा किया कि वो 7 दिन के बाद ये 50,000 का जो ड्यूज है वो उसे क्लियर कर देगा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब हुई, मतलब आप कब पैसे के हकदार हो गए, इसका मतलब ये होता है।
तो आप बोलोगे 7 दिन बाद जब वो पेमेंट करेगा तब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, बट नहीं। अकाउंटिंग कंसेप्ट हमें कहता है जिस दिन हमारा सामान उसके मतलब हमारे कस्टमर को ट्रांसफर हो गया, हमारे सामान की ओनरशिप हमारे कस्टमर को ट्रांसफर हो गई, उसी दिन जब उसका बोझा क्रिएट हो गया हमें पेमेंट करने का, उसी दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। समझ आई बात? क्या कहा गया? जिस दिन सामान गया उसी दिन वो हमारा कस्टमर ऑब्लिगेट हो गया, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अब हमें पेमेंट करेगा, उसकी लायबिलिटी बन गई, तो उसी दिन वो हमारे सामान का मालिक बन गया और उसी दिन हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। इसे पढ़िए एक बार तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंसिडर टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, मतलब जब ट्रांजैक्शन हो गया, जब एसेट चला गया, एसेट के ट्रांसफर हो गई, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, जब ऑब्लिगेशन बन गया कि हमें पेमेंट मिलेगी, तभी हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। एंटर इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव, मतलब उसका बोझा क्रिएट हो गया कि वो हमें पैसा देगा। द अमाउंट हैज बीन स्टैब्लिश्ड, तभी हमें क्या समझ लेना है कि हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। समझ आई बात? फिर से एक बार देखिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमें क्या कहता है कि पैसा मिला नहीं मिला इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हुआ? जब हमने सेलिंग की, जब हमने गुड्स ट्रांसफर किया, जब हमने सर्विस रेंडर किया। पैसा मिला नहीं मिला ये इमैटेरियल है। ओनरशिप ट्रांसफर हुई मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। समझ आई बात? नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें बताता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसका पक्की एविडेंस होना चाहिए। समझ आई बात? पक्की एविडेंस होना चाहिए, मतलब हमें जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उसे अपने बुक्स में दिखाना होगा। समझ आई बात? अब इसे पढ़ लीजिए एक बार। दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जो हमारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, मतलब इसे हमें ऑब्जेक्टिव मैनर में एकदम सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना होगा। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मतलब खुद का गलती नहीं होना चाहिए, हमें सिस्टमैटिक वे में इसे एविडेंस के साथ रिकॉर्ड करना है। ईदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स द अकाउंट्स, मतलब या तो मैनेजर को इसका ध्यान रखना है या फिर अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसे ये चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए हमें कैश मेमो, पक्का बिल, ये सब जो हम मांगते हैं ना, इसीलिए मांगते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। सो गाइज, आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है। अगर हमें अच्छे से ट्रांजैक्शंस को समझना है, ठीक है, तो हमें ये कंसेप्ट को अच्छे से समझना ही होगा। तो आज हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आगे वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे करना है। थैंक यू गाइज।